नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था त्रिपक्षीय संघर्ष, वो जो बेसिक पक्ष था हमने उसको देखा, और उसी त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद हमने उत्तर भारत की जो शक्तियाँ थी उनमें से कुछ 3 वंशों को देखा था। और 3 वंशों में जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, उनकी जो भी राजनीतिक सांस्कृतिक जो भी उपलब्धियाँ रही, हम लोगों ने उन पर चर्चा की है। पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था गुर्जर, प्रतिहार, पाल और सेन वंश को। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रयास करते हैं कि आज भी कम से कम 2-3 महत्वपूर्ण जो भी वंश हैं उनको हम लोग कवर करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग चौहान वंश। देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चौहान वंश। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इससे जो जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगे हम सब पे बात करते रहेंगे, और आपका पूरा ध्यान जो है उन्हीं चीज़ों पे है। बार बार देखिए, जो सवाल बनेगा हम लोग उस पर बार बार फोकस भी करेंगे। तो चौहान वंश के बारे में सबसे बेसिक चीज़ें देखिए भाई, ये चौहान वंश हैं, ये मूलतः है, ये देखिए, ये खुद को सूर्यवंशी कहते थे। ये हमीर रासो, सारंगधर की किताब है हमीर रासो। तो हमीर रासो में इनको सूर्यवंशी कहा गया है, और सूर्यवंशी में भी इनको जो है सूर्य के पुत्र के पौत्र चहमान का वंशज, चहमान का वंशज, और इसी चहमान से देखिएगा शब्द निकलेगा चौहान। तो इस तरह से इसलिए कुछ किताबों में चौहान वंश की जगह पर चहमान वंश भी लिखा मिलता है। तो हम लोग वही एक, तो ये कब से हम देखें, यही सवाल पूछा गया कि चौहान वंश क्या थे, चंद्रवंशी थे कि सूर्यवंशी थे। तो भाई सूर्यवंशी कहाँ जानकारी मिलती है, हमीर रासो। ये हमीर रासो सारंग देव की किताब है, उस किताब से जानकारी मिलती है। फिर हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि चंद्रवरदाई की जो किताब थी पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, इसमें से अग्निकुंड का सिद्धांत है, हमने देखा था अग्निकुंड का सिद्धांत। और इस अग्निकुंड के सिद्धांत में से 4 वंश निकलते हैं। उसमें एक वंश था, हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिहार, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था परमार, और तीसरा हमने पढ़ा था चौहान, और चौथा चालू। तो ये चौहान भी देखिए भाई, ये अग्निकुंड के सिद्धांत से संबंधित है, पूछ सकता है, ये भी हम लोग देख रहे हैं। जो चौहान थे ये मूलतः शुरुआत में अगर हम लोग देखें, ये गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। पहले गुर्जर प्रतिहार के अंदर एक सामंत के रूप में काम करते थे। जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश कमजोर हुआ तो उस समय बहुत क्षेत्रीय शक्तियां का उदय हुआ, उन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों में से चौहान वंश का भी उदय हुआ। तो इस तरह के हम लोग देखिए बेसिक चीजें हैं कि चौहान वंश जो है ये सूर्यवंशी थे, ये अग्निकुंड सिद्धांत से भी इनकी उत्पत्ति बताई गई है, और ये मूलतः गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। अब इस चौहान वंश में अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से पहले महत्वपूर्ण शासक हैं, इसमें अगर हम लोग देखें तो देखिए भाई वासुदेव, उसके बाद वात्पति प्रथम, फिर हम लोग देखिए सिद्धराज, जो महत्वपूर्ण जिनका नाम को जानना है, फिर विग्रहराज सेकेंड, उसके बाद फिर अजयराज, औड़ोराज, इनको हमको पढ़ना, इनमें कुछ न कुछ बातें हैं। आगे विसल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ सबसे महान शासक यही था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान। तो अगर आप चौहान वंश में इनके बारे में जान रहे हैं तो आपके जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे वो इन्हीं में हैं। और इनमें भी अगर हम लोग देखें तो 1, 2 और ये 3, अगर इन 3 को भी अगर हम लोग देखें तो आपका 60% तो यही है, 30% ये है, बाकी 10% में ये और किसी से भी सवाल आपका विग्रहराज से भी कभी बन सकता है। मतलब ये अगर हम लोग 2 पर्सनालिटी पढ़ के जाते हैं
तो चौहान वंश के जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे वो लगभग इसी में से रहते हैं। आप पेपर भी देखेंगे तो सारे सवाल केवल इन दो पे रहते हैं। तो आपका पूरा का पूरा जो है एनर्जी रहे, देखिए लगभग 90% एनर्जी जो हमारी लगे वो यहीं पे लगे। बाकी जो एक दो सवाल होंगे हम लोग उन पर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो इस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वासुदेव के बारे में। तो देखिए भाई वासुदेव, मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि जब हम लोग पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल में पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी वंश हो उसके संस्थापक को जरूर पढ़ते हैं। तो इस तरह हम लोग देखें तो वासुदेव जो है इसको हम लोग चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। चौहान वंश का संस्थापक सीधा सवाल पूछ लेता है, 4 वंश दे देगा, उनके संस्थापक दे देगा, या सीधा वंश देके संस्थापक पूछे। कोई भी सवाल पूछे, अगर आपने मेहनत की होगी तो आसानी से पूछे। जानने नहीं इस पे सवाल बनते तो हमको यहाँ पे मेहनत करनी। दूसरा जो वासुदेव था, देखिए भाई इसने, ये जो चौहान जो थे, इसने सांभर के निकट अहिच्छत्रपुर को राजधानी बनाया। यानी कि चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो अहिच्छत्रपुर थी, और अहिच्छत्रपुर को अनंत देश भी कहा जाता था। ये सांभर राजस्थान में सांभर जो लेक है उसी के पास थी। तो चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो आपका अहिच्छत्रपुर थी। अजय राज के द्वारा इनकी राजधानी अजमेर बनाई जाएगी, फिर वो रेगुलर अजमेर इनकी राजधानी। तो इस तरह से चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी अहिच्छत्रपुर थी। और ये चौहान जो थे, देखिएगा ये शाकंभरी देवी को बहुत मानते थे। अजमेर के पास शाकंभरी देवी थी, इसलिए चौहानों को शाकंभरी के चौहान या अजमेर के चौहान भी कहा जाता है। तो जो भी चीजें रहे वही चीजें अजमेर राजधानी आगे बन जाती है, और शाकंभरी देवी के नाम से शाकंभरी के चौहान भी कहा जाता है। तो चौहान वंश के बारे में उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद से अगला जो शासक आएगा वागपति प्रथम आ रहा है। इनके बारे में छोटी जानकारी, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी वागपति प्रथम ने, और इन्होंने विंध्य क्षेत्र में कुछ जगह को जीता था, इसीलिए इनकी उपाधि थी विंध्य शक्ति। तो विंध्य शक्ति उपाधि है इनकी। भाई देखिए, तो उसका रीजन है कि इन्होंने विंध्य के कुछ क्षेत्रों में विजय प्राप्त की थी, और इसलिए इनकी उपाधि गई थी विंध्य शक्ति। और इन्होंने पुष्कर समीप एक शैव मंदिर का निर्माण भी किया। ये सब पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आज तक कभी नहीं बने हैं, न कभी इस पे बने हैं, ध्यान रखिए। लेकिन बस क्योंकि पढ़ रहे हो क्रम से है तो हम एक बार इनको देख ले रहे हैं कि वागपति प्रथम ने विंध्याचल के कुछ क्षेत्रों में विजय प्राप्त किए, विंध्य शक्ति के नाम से जाने गए। ये महाराज मतलब अभी भी इनकी स्वतंत्र सत्ता बहुत ज़्यादा स्थापित नहीं हुई। हाँ, यद्यपि उनसे अलग हो चुके हैं, पर ऐसा नहीं कि इनका बहुत बड़ा जो चौहान वंश के यहाँ पर स्थापना हो चुकी है, बड़ा क्षेत्र हो चुका है, या इनकी सर्व या स्वीकारिता इनकी हो गई, ऐसा भी कुछ क्लियर नहीं। पुष्कर के समीप इन्होंने एक शिव मंदिर बनवाया था, ये जानते हैं। अगला देखिए शासक का नाम रहेगा सिद्धराज। इनके बारे में कुछ नहीं, बस उन्होंने महाराज की, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण। तो इनकी उपाधि जो थी महाराजा धीराज थी। तो ये बेसिक है, और अगर हम सब देखा जाए जो एग्जाम का ट्रेंड है, आप लोग भी देखेंगे तो आप अभी इसको छोड़कर कोई भी सवाल एग्जाम में आने वाला नहीं। बस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस सीक्वेंस में कुछ किताबों में पढ़ा लिखा मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद विग्रहराज द्वितीय, इसके बारे में देखते हैं। तो इसने गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय को पराजित किया। तो इस तरह का देखें तो
जो विग्रह राज द्वितीय है, इसने गुजरात के शासक जो है मूल राज द्वितीय को पराजित किया। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और जब इसने गुजरात में उसको पराजित किया तो उसको विजय को उपलक्ष्य इसने भ्रग कच्छों में आशा देवी आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण किया। ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि भट्ट कच्छों में इन्होंने आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण किया। इस पर दो सवाल बनते हैं, एक गुजरात के शासक इन्होंने हराया, दूसरा इन्होंने आशा देवी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी सवाल इस पर बन सकता है। भट्ट कच्छों ने भड़ौच के आसपास वाला जो क्षेत्र था उसके आसपास जो है आशापुरी देवी के मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने किया था? तो वो था विग्रहराज द्वितीय। उसका हम लोग आगे देखें द्वितीय के बाद, देखिए आगे हमको जो नाम मिलेगा वो इम्पोर्टेंट नाम है, वो अजय राज। इसके बारे में दो बातें, इसने अजमेर राजधानी बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खूब पूछा है। तो चौहानों को रेगुलर रही राजधानी अजमेर रही, उस अजमेर राजधानी कौन बनाता है भाई? तो अजय राज। तो अजय राज से ही उसका नाम अजय मेरू था, उससे नाम पा गया अजमेर। इस तरह हम लोग देखें तो अजमेर राजधानी किसने बनाई? अजय राज ने। और इसके सिक्कों पर, अजय राज के सिक्कों पर इसकी पत्नी सुमल्ला देवी, सुमल्ला देवी का नाम अंकित है। किसके सिक्कों पर इसकी पत्नी सुमल्ला देवी के भी नाम से वो सिक्के कुछ वहां पर पाए गए, बुटेरो सिक्के पाए गए हैं, तो सुमल्ला देवी का भी नाम अंकन है। तो इसकी पत्नी का नाम सुमल्ला देवी। तो इसी तरह अजय राज में यही सवाल बार बार पूछा जाता है कि अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो अजय राज ने की थी। अजय राज के बारे में हम लोग अगला नाम देखें, वो है विग्रहराज, वो है अड़ोराज। अड़ोराज, इसके बारे में दो बात है। अड़ोराज ने क्या किया था कि मालवा को जीता था, मालवा को जीता, मालवा के क्षेत्र में जीता, जिसने मालवा को जीत कर मिलाया। और दूसरा इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किया, वराह मंदिर का। अड़ोराज के बारे में दो इन्होंने पहली बात है कि मालवा जीता, फिर पुष्कर में इन्होंने वराह मंदिर बनाया। पुष्कर में शिव मंदिर था, वो वाकपति प्रथम ने बनाया था, और पुष्कर में जो है वराह मंदिर देखिए अड़ोराज बनाता है। इसी वराह मंदिर को आगे चलकर जहांगीर अपने समय में तोड़वाता है। जहांगीर के समय तोड़ा गया था, जहांगीर के समय तोड़ दिया गया था। तो ये कम से कम पता हो। तो ये बेसिक चीजें चौहान वंश के जो महत्वपूर्ण दो शक्तियां हैं, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान, उसके पहले हमको इतना एक बार पढ़े होना चाहिए। एक बार हम पढ़े रहेंगे तो कभी ऐसा होता है कि सवाल बनता है तो कम से कम आ जाए, बाकी पूरा आप इसको छोड़कर कोई भी सवाल इसमें आने वाला एग्जाम में नहीं है। दूसरा ये आशा देवी पुरी का मंदिर, बस ये यानी कि आशापुरी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? विग्रहराज द्वितीय ने। अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय राज। बाकी और सब पढ़ लीजिए, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है विग्रहराज चतुर्थ। अगर हम लोग इसके बारे में देखें, सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें इसकी उपाधि में आए, इसकी तीन उपाधियां हैं। एक तो बीसल देव,
बीसल देव। इस विग्रह चतुर्थ को बीसल देव भी कहा जाता है। इसका उपनाम था बीसल देव, इसकी उपाधि है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो विश्वल, तीसरी उपाधि थी कपिबांधव। कपिबांधव उपाधि जयानक ने दी थी। इसकी 3 उपाधियां हैं विग्रह चतुर्थ की, देखिए भाई। एक तो बीसल देव, दूसरा विश्वल और तीसरा कपिबांधव। इस पर बीसल देव पे तो कई बार सवाल है, कपिबांधव को भी किसी आ रही है सवाल पूछ सकता है। कपिबांधव किसकी उपाधि थी? तो विग्रहराज चतुर्थ की थी। ये हम लोग देखें। दूसरा, विग्रह चतुर्थ ने अजमेर के नजदीक देखिए बीसल नगर, बीसल सागर झील और वही अजमेर में ये देखिए भाई, इन्होंने सरस्वती मंदिर और इसी के अंदर एक सरस्वती विद्यालय है। इसके अंदर जो है और देखें यही संस्कृत विद्यालय बनाया। तो इन्होंने अजमेर के पास देखिए इन्होंने बीसल नगर बनाया, बीसल सागर नामक एक झील बनाई और उन्होंने अजमेर में एक सरस्वती मंदिर में बनवाया जिसमें जो है एक संस्कृत विद्यालय था। और ये जो है विग्रह चतुर्थ बीसल देव थे, इनकी रचना का नाम है हरिकेल। एक नाटक का मंचन था, स्वप्न की उड़ान देखिए हुए। तो ये हरिकेल जो नाटक था उसका जो है मंचन है, उसकी जो तस्वीर है, उसकी जो कथानक, उन सब के जो वर्णन है इसी संस्कृत विद्यालय की दीवारों पर किया गया। उनकी दीवारों में हरिकेल नाटक का मंचन किया गया। ये देखिए। और जब आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, उसने इसी संस्कृत विद्यालय, संस्कृत सरस्वती मंदिर था, इसको विद्यालय को तोड़वा कर यहीं पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। तो नीचे की संरचना वही रही, 2.5 दिन का झोपड़ा। एक मस्जिद थी देखिए, तो अजमेर में बनवाई गई थी, अजमेर में थी। तो इसी के जो नीचे का जो पार्ट था वो मंदिर वाला पार्ट था, ऊपर मस्जिद बनवा दी गई। इसलिए कहा जाता है कि हरिकेल नाटक का मंचन और कहाँ है, वर्तमान में वो 2.5 दिन के झोपड़े में। बाकी ये रियल में सरस्वती जो मंदिर था उसके दीवारों पर है, कोई दीवारें वही खड़ी रही, ऊपर के स्ट्रक्चर मंदिर का तोड़कर मेहराब और गुंबद बना दी गया। इस तरह से वो मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। तो पूछता है कि 2.5 दिन के झोपड़े का में किस नाटक का अंकन है, तो हरिकेल नाटक का। हरिकेल नाटक जो लिखित ये संस्कृत भाषा में था। ये हमको जानना है। तो विग्रह चतुर्थ में बहुत सवाल बनते हैं। देखिए, एक तो इसको उपाधियों पर बनते हैं, दूसरा कि हरिकेल नामक नाटक, हरिकेल नामक ग्रंथ, इसका रचनाकार कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। इसकी उपाधि क्या थी? बीसल देव। हरिकेल नाटक किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में। इसका जो अंकन है वो कहाँ पर मिलता है? 2.5 दिन के झोपड़े में। 2.5 दिन के झोपड़ा है क्या? वो मस्जिद है। कहाँ बनी है? सब अजमेर में। तो कुछ भी सवाल बनेगा तो हम लोग इसको देख लेंगे और आगे देखते हैं। देखिए फिर विग्रहराज चतुर्थ। देखिए, ये पूरे चौहान वंश का सबसे प्रतापी एवं वीर शासक था। ध्यान रखिएगा, कभी अगर चौहान वंश का सबसे प्रतापी और वीर शासक, कभी पृथ्वीराज चौहान मत मानिएगा। आपका आंसर विग्रहराज चतुर्थ होना चाहिए।
इसके काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा गया। सोचिए, चौहान का स्वर्ण काल, इसके काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा गया। इतना भी है कि इसी के समय में इन्होंने, चौहानों ने दिल्ली और हांसी यानी कि हरियाणा तक चौहानों का कब्जा हो गया था। दिल्ली और हरियाणा, कि दिल्ली को पता से प्राचीनतम नाम योगिनीपुर था और इसकी स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। उन्होंने तोमर से उसको छीना था, वो एक अलग कहानी। तो इस तरह के हम लोग देखें तो ये चौहानों का स्वर्ण काल पूछे आज के बाद तो हमेशा विग्रहराज चतुर्थ। चौहानों का सबसे वीर प्रतापी शासक कौन था? वो भी विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली, चौहानों के साम्राज्य में दिल्ली और हरियाणा तक विस्तार करने के श्रेय किसे जाता है? विग्रहराज चतुर्थ। अब देखिए, इसके दरबार में सोमदेव रहता था। सोमदेव, इसकी किताब है ललित विग्रहराज। पूछ सकता है कि सोमदेव किसके दरबार में था, किसका दरबारी कवि था? तो आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। क्या किताब का नाम है? ललित विग्रहराज को पूछा जाता है। इस सोमदेव ने विग्रह चतुर्थ को विद्वानों में सर्वप्रथम कहा है। सोचिए, विद्वानों में सर्वप्रथम। तो पूछ सकता है कि विग्रहराज चतुर्थ को विद्वानों में सर्वप्रथम किसने कहा है? तो सोमदेव ने कहा है। सोमदेव रचना क्या नाम था? ललित विग्रहराज। तो ये भी सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इस तरह हम लोग और देख के जरा देखिए, इसमें धर्म घोष सूरी के जैन आचार्य हैं, जैन आचार्य हैं धर्म घोष सूरी। इन्हीं के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने अपने साम्राज्य में एकादशी के दिन, क्योंकि आप जानते हैं कि जैन धर्म के लोग जीव हत्या के का पूरा विरोध करते हैं, तो इन्हीं के प्रभाव में आकर, इन्हीं कहने पर, धर्म घोष सूरी के कहने पर तो जैन आचार्य थे, अपने साम्राज्य एकादशी इसने जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। पूछ सकता है वो कौन चौहान शासक था इसने एकादशी में जीव हत्या पर रोक लगाई थी? तो आंसर होना चाहिए आपका विग्रहराज चतुर्थ। किसके कहने पे लगाई थी? तो धर्म घोष सूरी, इनके सुझाव पर, इनके कहने पर, या इनके जो है आपके निवेदन पर लगाई थी। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में ये सारे जो सवाल बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं और एग्जाम में खूब पूछे गए हैं। चौहानों का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? दिल्ली और झांसी को मिलाने का श्रेय किसे दिया गया है? कौन चौहान का सबसे प्रतापी एवं वीर शासक था? तो कुछ भी आंसर हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रह चतुर्थ में जितने भी हमने सवाल देखे हैं कोई भी सवाल देखिए इसके बाहर नहीं रहेगा। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, इसलिए बड़ा बेसिक सवाल सब आ जाता है, बड़ा क्लियर कट रहता है। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय रियल में यही इतिहास में पृथ्वीराज चौहान कहलाया। तो आप लोग मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुनते हैं तो रियल में पृथ्वीराज तृतीय था, यही पूछा गया है एक बार। पृथ्वीराज जो चौहान था रियल में उसका क्या नाम था? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। तो आपका आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। ये जो था इसकी उपाधि देखिए भाई, वे चौहान की उपाधि अगर हम लोग देखें तो दो उपाधि थे इसकी। एक तो थी राय पिथौरा, दूसरा थी भारतेश्वर। ये देखिए पृथ्वीराज तृतीय की पृथ्वीराज चौहान की दो उपाधियां थी, राय पिथौरा, दूसरा भारतेश्वर। ये इस पर भी सवाल बन सकता है। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जरा देखिए, ये चौहान वंश का
सबसे प्रसिद्ध शासक है, ध्यान रखिए, प्रतापी नहीं, सबसे प्रसिद्ध शासक है, इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध शासक है। मतलब आज के बाद चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे वीर शासक पूछे तो विग्रहराज चतुर्थ, सबसे फेमस पूछे, प्रसिद्ध पूछे, देखिए ये देखिए तो आंसर चाहिए आपका पृथ्वीराज चौहान। तो बड़ा क्लियर है, थोड़ा सा छोटे छोटे शब्द है लेकिन बड़ा क्लियर कर लेंगे, हो सकता है एक सवाल पूछे गलत हो जाए हमसे। पृथ्वीराज चौहान रहेगा। अब पृथ्वीराज चौहान चूंकि 1170 से लेकर 1192 तक शासन करता है। देखिए कुछ बेसिक चीजें हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अगर हम लोग देखें तो पृथ्वीराज चौहान की उपाधि देखिए राय पिथौरा और आपका भारतेश्वर थी। चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है और ये इसका शासनकाल है। इसके पिता का नाम, इसके पिता का नाम इसके सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूर देवी था। और जो इसका जन्म है देखिए, ये जन्म आन्हिलवाड़ में हुआ था, गुजरात के क्षेत्र आन्हिलवाड़। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म आन्हिलवाड़ में होता है। इसके पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम जो है कर्पूर देवी था। ये सब बेसिक चीजें हैं, क्योंकि मैं कहता प्रसिद्ध शासक है तो कल को भी इंटरव्यू में पूछ रहे उसके पिता माता का नाम बताओ या उसका जन्म कहाँ, वो सब सोचेंगे राजस्थान में, उसका जन्म आन्हिलवाड़ में था। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, एक बार जो हमें पता होनी चाहिए। अब अगर हम लोग पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखें, देखिए फिर 1178 1182 पृथ्वीराज चौहान ने 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी, 1182, 1186, 1191 और 1192। तो 1182 में देखिए था, इस समय इसका जो संघर्ष था वो चंदेल शासक परमर्दी देव से था। तो इसने चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया 1182 में। यहीं से इसका कद बढ़ता चला गया और इस युद्ध में चंदेल शासक की तरफ से 2 व्यक्ति आए, आल्हा और उदल। आल्हा और उदल देखिए, 2 व्यक्ति हैं, आल्हा और उदल। ये जो है चंदेल शासक जो परमर्दी देव हैं। देखिए भाई यहाँ पर जो आल्हा उदल, ये जो आल्हा उदल थे, एक बार पूछा हुआ एग्जाम में, ये महोबा के थे। महोबा यूपी का एक जिला है, वहां के थे। और ये बनाफर छत्री थे, बनाफर छत्री थे। और इस युद्ध में इन्होंने बड़ी वीरता का परिचय दिया। जब दोनों की मृत्यु हो जाती है तो ये आल्हा उदल की जो कहानियां हैं उसकी जो चर्चा है वो चंदेल शासक परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान के बीच होने वाले युद्ध के दौरान हुई। और इसमें इसकी जानकारी को 2 जगह से मिलती है। एक जगनिक इन्होंने एक इनकी ग्रंथ है आल्हा खंड, उसमें आल्हा उदल की वीरता के बारे में चर्चा है। शरदचंद्र बरदाई ने खुद अपने किताब पृथ्वीराज रासो में इसका वर्णन किया है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि आल्हा उदल ये लोग महोबा के थे, बनाफर क्षत्रिय थे और ये परमाशतक चंदेल परमर्दी देव तरफ से लड़े। जब युद्ध में इनकी हार होती है तो इस तरह से पहला जो युद्ध था 1182 ईस्वी में था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। अब आपको हम लोग अगर देखें और देखे समझे तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए 1186, इसमें गुजरात के शासक भीमसेन सेकंड
भीमसेन सेकंड को पराजित किया पृथ्वीराज चौहान ने। इस तरह पृथ्वीराज चौहान अगर हम लोग देखें तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्लस इसके साथ साथ गुजरात के क्षेत्र को पराजित करता है। ये भीमसेन सिंह को इन्होंने पराजित किया। 1191 आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, कम से कम बेसिक से नाम जरूर सुना होगा। और ये तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध था इसमें एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, दूसरी तरफ था मोहम्मद गोरी, इसमें भी यही दोनों थे। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार होती है, मोहम्मद गोरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। पृथ्वीराज चौहान विजय उत्सव में और उन सब में मस्त रहता है और मोहम्मद गोरी जो है अंततः गजनी भग जाता है। तो वहां पर पहुंचकर ये जो है तो वहां के महत्वपूर्ण वीरों को इकट्ठा करता है और पुनः जो है एक बार बल स्थल से यहाँ पर अटैक करता है। और अगला युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। और पृथ्वीराज चौहान के हार के बाद पूरे चौहान वंश का जो भी विकास था यहीं पे खत्म हो जाता है। इस युद्ध के बाद हसन निजामी कहते हैं पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का अधीनता स्वीकार कर लिया और अजमेर जाकर गद्दी में बैठ गया। तो इस तरह से वो इतिहासकार बताते हैं कि वो कितना मतलब मजबूत शासक था कि पृथ्वीराज चौहान हार गए। यद्यपि ऐसा ये जो सुनने वही चंद्र बरदाई कहते हैं नहीं उनकी अपनी एक अलग कथा है कि पृथ्वीराज चौहान पर पकड़ के गजनी ले जाया गया। वहां पर पृथ्वीराज चौहान थे ये शब्द वेदी बाण के बहुत बड़े जो है धनुर्धारी थे, बहुत बड़े जो है उसके विशेषज्ञ थे। इन्होंने जो है शब्द सुनकर जो है वहीं पर मोहम्मद गोरी की हत्या कर। तो फिलहाल कुल मिलाकर तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और इस हार का बहुत बड़ा कारण पृथ्वीराज चौहान का अपने समकालिक शक्तियों से दुश्मनी लेना। जैसे गढ़वाल शासक जयचंद इनसे नाराज था, चंदेल शासक को उन्होंने पराजित किया था गुजरात। तो कहीं भी इनका जो है आपका आपसी जो है आपका जो सहयोग की भावना वो एकदम खत्म थी। सब इंडिविजुअलिटी पे था, सब अपने आप में था और सब एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। इस संकट की घड़ी में कोई सभी लोग एक साथ नहीं आ पाए और इस तरह से पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी की जो हार हुई उसने बता दिया कि राजपूतों की जो थी अनेकता थी वो चीजें खुलकर सामने और उनकी जो सैनिक कमजोरियां थी खुलकर सामने आ गई। तो वो सब एक अलग पक्ष है, राजपूतों का हार और मोहम्मद गोरी की विजय उसका परिणाम, ये सब मेंस के टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए तो इतना ही जानते हैं। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में ये बेसिक चीजें हैं। आगे हम लोग देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान इनके दरबार में हम लोग देखें 4 लोगों के नाम मिलते हैं। एक तो चंद्र बरदाई, दूसरा जयानक, तीसरा विश्वरूप, चौथा विद्यापति गौड़। चंद्र बरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, जयानक की जो रचना है पृथ्वीराज विजय। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो पृथ्वीराज चौहान के 4 दरबारी व्यक्ति, इसमें चंद्र बरदाई और जयानक बहुत प्रसिद्ध है। इन पर भी सवाल, इनकी रचनाओं पर भी डायरेक्ट हो सकता है, ये भी हम लोग देखें। पृथ्वीराज चौहान की समकालीन शक्ति था वो गढ़वाल शासक जयचंद सिंह की दुश्मनी थी। उन्होंने उसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण किया था तो उसने इसका सहयोग नहीं दिया। तो मतलब जो भी रीजन था इस तरह से पृथ्वीराज चौहान का जो अंत होता है। आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में गोविंद नामक व्यक्ति को अजमेर के गद्दी में बैठाया जाता है और खुद उस पर कब्जा कर लिया जाता है। इस तरह से चौहान वंश में मेन टॉपिक आपका था वो पृथ्वीराज चौहान और आपका विग्रहराज चतुर्थ। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया कोई भी सवाल इसके बाहर नहीं है। अब देखिए फिर आपका जो वंश हमारा चौहान वंश था
अब आप हम लोग आगे देखते हैं गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश बड़ा टॉपिक था। गढ़वाल वंश में हम लोग देखें सबसे पहले चंद्रदेव, मदनपाल, गोविंद चंद्र, विजय चंद्र और जय। ये जो है गढ़वाल वंश के शासक हैं। कभी इनका क्रम भी पूछ सकता है। सबसे पहले हम लोग एक एक स्टार्ट करते हैं चंद्रदेव के बारे में। तो 2 लाइनें हैं। ये संस्थापक था। आज की बात पूछे कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रदेव था। और इसने जो राजधानी बनाई थी, इसकी जो राजधानी थी वो थी बनारस। ये जो गढ़वाल के लोग थे ये मूलतः विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र के लोग थे, तो गढ़वाल वंश के लोग थे। इन्होंने राजधानी बनाई। और ये जो थे गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। ये भी गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे, यानी कि गढ़वाल भी गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। इनका संस्थापक कौन था, चंद्रदेव। पूछा जाता है इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी भाई, तो आप कहिए इसकी जो राजधानी थी उसकी राजधानी थी बनारस। आगे मदनपाल, ज्यादा जानकारी नहीं, आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था। आगे चलकर देखिए नाम मिलेगा गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। ये मदन पाल का पुत्र है गोविंद चंद्र। इसने क्या किया था, पश्चिमी बिहार से पश्चिमी यूपी तक विजय की। अर्थात इसमें जो है पूरा पश्चिमी बिहार से लेकर पश्चिमी यूपी तक इसने जो है पूरा विजय की। और कन्नौज को अपना केंद्र बनाया। इसने कन्नौज को केंद्र बनाया। सोच सकते हैं जो गढ़वाल अभी तक बनारस को केंद्र बना रहे थे, इसने कन्नौज को केंद्र बनाया। सबसे महान शासक है गढ़वाल वंश का। फिर आगे देखिए इसकी जो उपाधि थी वो विविध विद्या विचार वाचस्पति। खूब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल पूछा है। विविध विद्या विचार वाचस्पति इसकी उपाधि थी। ये उपाधि जो थी आपके बाद देखिए ये थी गोविंद चंद्र की उपाधि थी, विविध विद्या विचार वाचस्पति। आगे हम देखें इन्हीं के दरबार में लक्ष्मीधर था। लक्ष्मीधर इनका जो है युद्ध एवं शांति कालीन मंत्री था। ये विजय चंद्र का दरबारी तो उन्हीं दरबार में था, कभी भी था, और उसको मंत्री पद भी प्राप्त था। इसने किताब लिखी है कृत कल्प जो कि गढ़वाल समाज और संस्कृति को बताती है। पूछ सकता है आज के बाद कि लक्ष्मीधर नामक विद्वान व्यक्ति किसके दरबार में था, तो आएगा गोविंद चंद्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए बार बार इसको यहीं पे अंडरलाइन करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे तो एग्जाम में यही बार बार पूछा गया होगा। विविध विद्या विचार वाचस्पति किसकी उपाधि थी, तो गोविंद चंद्र की। लक्ष्मीधर नामक विद्वान जो किसके दरबार में था, कहिए आपका गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र का ये मंत्री था, युद्ध एवं शांति के मंत्री। उसने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है कृत्य कल्प तरु। खूब पूछा जाता है। देखिए उसी तरह से अगर हम लोग और देखें, एक मनेर अभिलेख है। मनेर अभिलेख में जब है कि गोविंद चंद्र ने मुसलमानों के ऊपर
तुरुष्क दंड कर लगाया। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए कम से कम यूपीपीसीएस में 2-3 बार पूछा जा चुका है। तुरुष्क दंड नामक कर किस वंश ने लगाया था? तो यहाँ पर वंश पूछता है गढ़वाल वंश। अगर किस शासक ने लगाया पूछे आज के बाद तो हो जाएगा गोविंद चंद्र शासक। जिस तरह से जजिया कर लगता था वैसे तुरुष्क दंड कर भी यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर ये भी पूछा जाता है। खुद देखिए गोविंद चंद्र के ऊपर, अब गोविंद चंद्र के देखिए उनकी जो पत्नी है वो कुमार देवी है। कुमार देवी देखिए गोविंद चंद्र की पत्नी है। एक कुमार देवी बारे में दो, एक पहली बात देखिए बौद्ध माता नहीं आई है। दूसरा इन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जिन बिहार की स्थापना की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अब अगर हम लोग खुद देखें, हमको गढ़वाल वंश में एक सवाल बनाना हो, सारा का सारा सवाल गोविंद चंद्र पर ही बनेगा। देखिए चाहे वो इसकी उपाधि विविध विद्या विचार वाचस्पति पे हो, चाहे वो इसके लक्ष्मी धर इसके दरबार में है, उसकी उपाधि जो है कल्पतरु हो, चाहे इसने मुसलमानों पर तुरुष्क दंड कर लगाया हो, और चाहे इसके समय में जो कुमार देवी हो उसके द्वारा सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनाया। पूछा जाता है कि विजय कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनाया है? तो सारनाथ में। ये हो जाएगा। गोविंद चंद्र जो है कलचुरी शासक के प्रभाव में आकर इसने जो है इसके सिक्कों पर लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति का चित्रण है। पूछ सकता है इसके सिक्कों पर लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति का अंकन है, तो कौन हो जाएगा भाई? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र में इतने सारे सवाल आपके सामने देखे आ रहे हैं, इन सब पे सवाल बनते हैं और सारे सवाल एग्जाम में पूछे सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, देखिएगा ये तो पूछा ही गया है, ये पूछा ही गया है। कल्पतरु पे भी पूछा गया, लक्ष्मीधर पे इस पर भी पूछा गया है और तुरुष्क दंड पे पूछा गया था। गोविंद चंद्र अगर आपने पढ़ लिया तो गढ़वाल वंश आपका टोटल वैसे ही कंप्लीट है। ये हमारा हो जाएगा पूरा। देखिए भाई गढ़वाल वंश में गोविंद चंद्र। अब हम लोग जो छोटे छोटे प्रकार के और हैं विजय चंद्र और जयचंद्र। विजय चंद्र में देखिए दो बातें। इसी के समय चौहान ने गढ़वाल से दिल्ली छीन ली। मतलब दिल्ली कुछ समय के लिए गढ़वालों के हाथ में आ गई थी। जब दिल्ली तो तोमरों की थी, कुछ समय के लिए गढ़वालों के हाथ में आ गई थी और गढ़वालों ने तोमरों दिल्ली छीन ली थी। आगे चलकर जो है देखेंगे हम लोग, जब उधर बिगड़ा चतुर्थ आएगा उसने गढ़वालों से जो है पुनः जो दिल्ली छीन ली। इस तरह से पूछ सकते हो कौन गढ़वाल शासक था जिसके समय उसके सम्राट से दिल्ली चली गई, तो हो जाएगा विजय चंद्र। इस विजय चंद्र ने जौनपुर में अट्टालिका देवी का मंदिर बनवाया। यही अट्टालिका देवी का मंदिर आगे चलकर अटाला मस्जिद, जैसे सत्यवंश के द्वारा यहाँ पर अटाला मस्जिद का निर्माण किया जाए के रूप में परिवर्तित हुआ। ये देखिए जौनपुर में अगर अट्टालिका मंदिर पूछे आज के बाद किसने बनवाया है, तो गढ़वाल शासक विजय चंद्र के द्वारा। अब देखिए अगला शासक आपको सामने रहेगा जयचंद। तो जयचंद पहली बार देखिए पृथ्वीराज चौहान का धुर विरोधी था। पृथ्वीराज चौहान का विरोधी क्यों विरोधी था? आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान ने इसकी पुत्री संयोगता का अपहरण कर लिया था, जिससे ये दोनों वीर शत्रुता हो गई थी।
जब साइन का सेकेंड युद्ध हुआ तो जब हमला किया गया मोहम्मद गोरी की तरफ पृथ्वीराज चौहान पर, तो ये तटस्थ रहा, इसने मदद नहीं की। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान में उसकी हार भी होती है। और जब हार, इसने अपने पूरे महल में दीपक जलवाए, जिससे समझ में आता था कि उसके हार से इसको खुशी। ये दूसरा हम लोग देखिए जयचंद के समय में जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया था। कौन सकता है, कौन गढ़वाल शासक है जिसने राजसूय यज्ञ किया था? व्यक्ति कौन था भाई? जयचंद। और आगे हम लोग जयचंद को देखें, इसके दरबार में श्री हर्ष रह रहा है। इसके दरबार में श्री हर्ष, इसने श्री हर्ष को संरक्षण दिया है। श्री हर्ष का दरबारी है और इस श्री हर्ष ने 3 किताबें लिखी हैं। एक तो नैसब चरित्र, दूसरा खंडन काव्य, तीसरा विजय प्रशस्ति। विजय तो श्री हर्ष किसका दरबारी कवि था? तो जयचंद का। अब जयचंद है, देखिए चंदावर का युद्ध होता है। ये हो रहा है, एक तरफ जयचंद है, दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी। क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था, पृथ्वीराज चौहान अजमेर तक मोहम्मद गोरी आ चुका था और अगला चरण था जयचंद। उसने 94 ईस्वी में जयचंद के ऊपर हमला किया, इसमें जयचंद की मृत्यु हुई, उसकी हार हुई। और इस तरह से अगर हम लोग देखें, इसको जो है मोहम्मद गोरी के सम्राट में मिला दिया, तो ये आपका जो है पूरा का पूरा हो जाएगा गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश में मैंने आपको देखा 70% आपको जो है केवल गोविंद चंद्र पे पढ़ना है, 30% पे आप जो है पढ़ सकते हैं इन बाकी 2 पर्सनालिटियों पे, विजय चंद्र और जयचंद। विजय चंद्र में कुछ पूछेगा, जयचंद में 2 ही सवाल। किस गढ़वाल शासक ने राजसूय यज्ञ किया था? तो जयचंद। या श्रीहर्ष किसका दरबारी था? वो जयचंद। श्रीहर्ष की रचनाओं के बारे में पूछ सकते हैं, कौन उसकी रचना नहीं थी? तो 3 थी, बाकी कोई नाम दे देगा जो नहीं रहेगा। ये देखिए आपका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा गढ़वाल वंश। अब आप देखिए अगला जो वंश है, जिजाज भुक्ति, बुंदेलखंड, चंदेल। देखिए भाई, बुंदेलखंड को ही जिजाज भुक्ति कहा जाता था। यही पूछा गया है बुंदेलखंड का नाम क्या था? जिजाज भुक्ति। देखिए एक बार अगर पढ़े रहेंगे तो बेसिक सवाल है, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कठिन लगेगा। यहाँ पर चंदेल वंश थे और इसमें अगर हम लोग देखें तो बुंदेलखंड चंदेल के बारे में पहले देखिए, ये भी देखिए गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार के सामंत हैं चंदेल। और जो है इनका जो संस्थापक रहेगा नन्नुक, तो नन्नुक के पौत्र जय सिंह या जीजा के नाम पे, जीजा के नाम पर जिजाज भुक्ति पड़ा। जिजाज भुक्ति जो है, नन्नुक जो संस्थापक है, देखिएगा अभी नन्नुक जो है इस वंश का संस्थापक रहेगा, चंदेल वंश का। इसी के जो पौत्र के नाम जीजा के नाम पे इसका नाम बुंदेलखंड का जिजाज भुक्ति पड़ा था। तो कोई मतलब नहीं, बस समझा रहे, इंटरव्यू के लिए बोल सकता है। अब हम लोग इसमें देखें तो अशोक वर्धन, धन, कीर्ति वर्मा और परमात्मा। 5 शासक है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। नन्नुक के बारे में बड़ा सिंपल सवाल है, नन्नुक इस वंश का संस्थापक था, बस कोई सवाल। चंदेल के संस्थापक कौन है? नन्नुक। यही कई बार पूछा गया, ध्यान रखिए, किसी के सामने में इंपॉर्टेंट लिख दे रहा, पेपर देखने से पूछा गया है। यशोवर्धन के बारे में खुद इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ध्यान दीजिए,
यशोवर्धन के बारे में 2-3 बातें हैं। इसी के समय में खजुराहो के जो मंदिर है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। निर्माण प्रारंभ हुआ। जो खजुराहो के मंदिर है वो यशोवर्धन के समय से बनने शुरू हुए थे। यहाँ पर लगभग प्रमुख 30 मंदिर है। इसमें कंदरिया महादेव का जो मंदिर सबसे फेमस है। बाकी यहाँ पर चतुर्भुजी विष्णु जी का मंदिर है, वैद्यनाथ मंदिर है, जिननाथ मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं। तो ये कई बार यही सवाल को पूछा गया है। देखिए भाई कि खजुराहो के जो मंदिर हैं, देखिए वो उसको किस वंश ने बनाया है। आप देखिए कम से कम 10 बार तो यही सवाल आया है। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं, रियल खजुराहो है, देखिएगा ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है। और बुंदेलखंड में चंदेल थे। अतः अगर देखा जाए तो खजुराहो के मंदिर जो है किस वंश ने बनाया, तो चंदेल वंश। उसमें जो मेन मंदिर का निर्माण होता है वो धंग के समय होता है। धंग लगभग 100 साल तक जिंदा था। तो पूरे जो खजुराहो के मंदिर हैं बनके, जिसकी जो हमारे सामने स्थापना है, वो सब धंग के समय बनी थी। तो मेन इसका निर्माण करता कौन रहेगा? धंग। शुरुआत कौन करता है? यशोवर्धन। अब हम लोग इसमें देखें, यशोवर्धन ने यहाँ पर चतुर्भुजी विष्णु मंदिर का निर्माण किया है। यशोवर्धन के द्वारा जो है इस खजुराहो के मंदिर के अंतर्गत चतुर्भुजी विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया। तो पूछ सकता है से कौन सा मंदिर यशोवर्धन के द्वारा बनवाया गया था? तो चतुर्भुजी विष्णु का मंदिर। अब आगे हम लोग धंग पे आते हैं। धंग को जरा देखें। धंग से पहले हम लोग खजुराहो पे ही देखें। खजुराहो में हम लोग देखें तो लगभग 30 मंदिर खजुराहो में महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर शैव धर्म, वैष्णव धर्म, और जैन धर्म, देखिए तीनों धर्म से जुड़े हुए मंदिर खजुराहो के अंदर हैं। इस पर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कोई भी स्थलाकृति नहीं है। मुख्यतः जो है वो आपका शैव, वैष्णव और जैन है। आगे चल के हुई है ये है। अब आगे देखिए, इसका जो प्रमुख मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर हो सकता है। शैव मंदिर है और ये मंदिर धंग ने बनवाया है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्थलाकृति है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है। और किसने बनवाया था? धंग ने बनवाया है। यह खजुराहो के मंदिर के निर्माण का जो श्रेय है किसे जाता है? तो भाई धंग को जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है खजुराहो के मंदिर के निर्माण का पूरा श्रेय किसको है? आपका वो जो है धंग को है। इसके अलावा वैद्यनाथ, जिननाथ और विश्वनाथ, ये भी जो मंदिर बने हैं तो धंग ने बनवाया। तो सब धंग के द्वारा यहाँ पर मंदिर बनवाए गए हैं। तो मूल जो इसका निर्माण करता है, मुख्य निर्माण करता है, वो धंगी माना जाएगा। तो सवाल पूछे खजुराहो के मंदिर किस वंश के थे? तो चंदेल वंश के। इसका मुख्य निर्माण करता कौन था? धंग था। धंग के द्वारा देखिएगा, धंग के द्वारा कालिंजर का किला, बुंदेलखंड में जो है कालिंजर के किले का निर्माण किया गया था। और जो कालिंजर का किला था ये अजेय था, एकदम दुर्गम बनाया गया इसको। किस पर शत्रु देश इस पर कब्जा न कर पाए, मजबूत इतना बनाया गया। तो अजेय था। और इसी धंग ने आगे चलकर कालिंजर को अपनी राजधानी बना ली। और यही चंदेलों की प्रमुख राजधानी बन गई कालिंजर। चंदेलों की भी राजधानी पूछे तो आंसर हो जाएगा कालिंजर। किसने बनाया था? धंग ने बनाया था। इसलिए धंग को उपाधि है कालिंजर अधिपति। कभी पूछे आज के बाद कालिंजर अधिपति किसकी उपाधि थी? देखिए तो धंग की। कालिंजर को राजधानी किसने बनाया? धंग ने। कालिंजर के किले के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो धंग को। तो धंग को कालिंजर के साथ साथ खजुराहो में जो भी संरचनाएं बनी हैं दोनों का श्रेय किसको दिया जाता है? धंग को।
अब देखिए भाई धन के बारे में जो आते हैं, अब धन के बारे में समझिए। धन की उम्र, धन जो है लगभग 100 वर्ष का हो गया। 100 वर्ष की आयु में जब इसकी वृद्धावस्था हो गई तो धन जो है प्रयाग आया। यहाँ पर गंगा, यमुना और जो कहते हैं कि सरस्वती यहाँ पर विलुप्त है, नीचे से निकलते हैं, इनके संगम पे इसने जो है जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए। खूब पूछा जाता है कि प्रयाग में, तरह प्रयाग बल्लाल सेन आता है सेन वंश का, उसी तरह से प्रयाग कौन आता है भाई? आपका धन। मेन धंग जो था, पूछे वह कौन चंदेल शासक था जिसने, और कौन चंदेल शासक था जिसने प्रयाग में आकर जो है अपने प्राण त्याग दिए थे? तो कौन हो जाएगा भाई? धन। ये धन पे जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब आगे हम लोग देखें, आगे हम लोग देखें, देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं। कीर्ति वर्मा, इसके दरबार में श्री कृष्ण मिश्र नामक विद्वान रह रहे हैं। इनकी किताब है प्रबंध चंद्रोदय 10, इनकी रचना है। देखिए तो श्री कृष्ण मिश्र किसके दरबार में रहते थे? वो कीर्तिवर्मन के। एक दो बार पीसीएस में यशोधर्मन, धन, कीर्तिवर्मन, परमर्दी देव का नाम है, क्रम पूछा कौन किस क्रम से। ये भी ध्यान रखिए जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनका क्रम जरूर पता है। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेते हैं और ये सवाल अपने आप में टफ हो जाता है। अगर आपने मेहनत की होगी तब तो कुछ नहीं, अगर आपने केवल हल्का हल्का पढ़ा होगा तो सवाल फिर वहां पे दिक्कत हो जाती है, कौन आगे कौन पीछे था। परमर्दी देव बारे हम लोग पढ़ चुके हैं, अंतिम शासक था, लोगों ने देखा। पता होगा परमर्दी देव के बारे में हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में इसी के विरुद्ध हमला किया। इसकी तरफ से आला उद्दल नामक 2 महोबा के बनाफा क्षत्रिय वीर लड़े। उनकी वीरता से पृथ्वीराज चौहान बड़ा प्रभावित भी हुआ। अंत में इसकी जो है उस युद्ध में इसकी हार होती है और आगे चलकर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1203 ईस्वी में पर खुद पुनः बुंदेलखंड पर हमला किया जाएगा, इसको हरा दिया जाएगा और इसको अपने साम्राज्य के अंदर मिला दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग देखें कि चंदेल वंश का जो बुंदेलखंड के चंदेल वंश है उसमें हमारा पूरा का पूरा ध्यान, अगर हम लोग देखें 90% आपको धन के बारे में जानना है, बाकी तो बेसिक चीजें। ये हमारा टॉपिक पूरा आज का कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने नीचे 3 वंश पढ़े, चौहान वंश, उसके बाद हम लोगों ने आगे चल के देखिए चौहान वंश के बाद गढ़वाल वंश और फिर चंदेल वंश। इस वीडियो में हम लोगों ने 3 वंश के महत्वपूर्ण शासक, उनकी उपलब्धियों और उनसे पीसीएस या आईएएस किसी भी एग्जाम में जो भी आप यूपीएससी देंगे, यूपीएससी देंगे या अदर स्टेट के प्रोसेस के एग्जाम देंगे या जो भी आप लोग जिनको भी अपना आपका एकेडमिक देना, चाहे वो डिग्री आपके यूजीसी की तरफ होने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी चाहे जो भी हो, देखिए लगभग जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी होती है जिन बनने वाले सवाल तो लगभग कॉमन रहते हैं और एग्जाम में आपको पाना 70-80% होता है हर एक की जो कट ऑफ होते हैं। अगर आप ये बेसिक पढ़े रहेंगे तो आप कट ऑफ से भी निकल जाएंगे और प्लस में भी रहेंगे। आज हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं, अगली वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो महत्वपूर्ण वंश हैं जैसे हम लोग देखें आपका, हम लोग देखेंगे सोलंकी वंश, गुजरात के सोलंकी वंश, इन चालुक्य वंश के बारे में हमें पढ़ना है। हमें कल्चुरी वंश भी बचा हुआ है और हम लोग कश्मीर में भी हम लोग देखेंगे, वहां पर भी उत्पल वंश, जितने भी और सारे कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा उत्तर भारत की जो महत्वपूर्ण शक्तियां वो कंप्लीट होंगी। फिर हमारे जो वीडियो बनेंगे वो दक्षिण भारत में बनेंगे। दक्षिण भारत में हम लोग बादामी के चालुक्य, राष्ट्रकूट है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका कल्याणी के चालुक्य हैं, फिर पल्लव हैं, चोल हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तब हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट